प्यार की असली परख बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ बीमार रहती थी। राधिका के पिता एक छोटे किसान थे जिनकी सारी जिंदगी कर्ज और संघर्ष में ही बीत गई थी। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़े और बड़े शहर जाकर कुछ बन जाए, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उन्हें बांध रखा था। राधिका अपने परिवार का इकलौता सहारा थी। उसकी उम्र महज 19 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे काफी समझदार बना दिया था। दिन हो या रात, राधिका को खेतों में काम करना पड़ता था, घर के कामकाज भी संभालने पड़ते थे और साथ ही अपनी माँ की देखभाल भी करनी पड़ती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, परिस्थितियां हमेशा उसे पीछे खींचती थीं। गांव के पास ही एक बड़े और संपन्न परिवार का युवक आदित्य अपने माता पिता के साथ रहता था। आदित्य के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और उनकी कई शहरों में भी जमीनें थीं। आदित्य ने अपनी पढ़ाई शहर के एक अच्छे स्कूल से की थी और उसे व्यापार में बहुत रुचि थी। आदित्य के मन में अक्सर गांव के लोगों के प्रति दया और मदद करने की भावना रहती थी, लेकिन वह समझता था कि उसका यह अमीर परिवार गरीबों से दूरी बनाए रखना चाहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने घर की तमाम सुविधाओं के बावजूद गांव की सादगी और शांति बहुत पसंद थी। उसके जीवन में सब कुछ था, पैसा, रुतबा और एक सुरक्षित भविष्य। कमी का एहसास होता था। हर शाम आदित्य गांव के पास की पहाड़ियों पर टहलने जाता था, जहां उसे शांति का एहसास होता था। एक दिन टहलते हुए उसकी नजर एक झरने के पास बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह उदास बैठी थी। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। यह राधिका थी, जो अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी। आदित्य उसके पास गया और धीरे से उसका नाम पूछा। राधिका चौंक गई और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आदित्य ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसका नाम, उसके परिवार की कठिनाइयों और उसके जीवन के बारे में जानने लगा। दोनों की मुलाकातें नियमित हो गईं और आदित्य को राधिका की सादगी और मेहनत का पता चला। उसे राधिका की बातों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आई। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह राधिका से सच्चा प्यार करने लगा है। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाकर राधिका के सामने अपने दिल की बात रखी, लेकिन राधिका ने कहा, आदित्य, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। तुम अमीर हो और मैं गरीब। तुम ऐशो आराम में जीने वाले हो और मैं जिंदगी की हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करने वाली। तुम्हारा और मेरा एक साथ होना किसी कहानी जैसा लगेगा, लेकिन असल जिंदगी में ये मुश्किल है। राधिका के इन शब्दों ने आदित्य को गहरी चोट दी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने राधिका से वादा किया कि वह उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाकर रहेगा। आदित्य ने खुद को बदलने का फैसला किया। खेतों में काम करना शुरू किया। उसने अपने महंगे कपड़े, गाड़ियां और बड़े घर को छोड़ दिया और एक साधारण सा जीवन अपनाया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर खेती बाड़ी सीखी और उनके कठिनाइयों को समझा। धीरे धीरे गांव के लोग आदित्य के इस बदलाव से हैरान और खुश हुए। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी कमाई से राधिका और उसके परिवार की भी मदद करता। राधिका ने भी आदित्य के इस त्याग और बदलाव को देखा और उसे समझ में आने लगा कि आदित्य का प्यार सच्चा और निस्वार्थ है। एक दिन जब राधिका ने देखा कि आदित्य ने अपने सारे ऐश ओ आराम त्याग दिए हैं और उसकी खुशी के लिए एक साधारण जीवन को अपना लिया है, तब उसका दिल भी आदित्य के लिए पिघल गया। अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। आदित्य के परिवार वालों ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे कभी एक गरीब परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आदित्य ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर राधिका का साथ नहीं छोड़ेगा। उसने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, प्यार कोई धन दौलत या रुतबे से नहीं होता। राधिका ने मुझे सच्चे प्यार और मेहनत का असली अर्थ सिखाया है।
मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिरकार आदित्य के परिवार ने उसकी खुशी के आगे झुकते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आदित्य और राधिका की धूमधाम से शादी हुई और उनकी कहानी गांव भर में फैल गई। शादी के बाद दोनों ने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवार लिया। आदित्य ने कभी अपने परिवार की संपत्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने और राधिका ने अपने छोटे व्यापार को अपनी मेहनत से बड़ा किया। गांव के लोग अब उनकी कहानी को एक मिसाल के रूप में देखते थे। उनकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, कई बार व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। राधिका ने अपने परिवार की परेशानियों को भुलाकर आदित्य के साथ हर मुश्किल में साथ खड़ी रही। उनकी इस मेहनत और त्याग ने गांव में एक नई सोच का जन्म दिया कि लोग ये अच्छे थे। अब समझने लगे कि सच्चा प्यार पैसों या रुतबे से नहीं, बल्कि त्याग, मेहनत और सच्चाई से होता है। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग, समर्थन और संघर्ष में साथ निभाने का नाम है। सच्चे प्यार की पहचान कठिनाई के समय होती है, जब दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आदित्य और राधिका का यह प्यार एक मिसाल बन गया और उनके इस निस्वार्थ प्रेम को गांव के लोग आज भी याद करते हैं। राहुल और सिया की मुलाकात पहली बार कॉलेज के फर्स्ट डे पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा मानो उनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। सिया बहुत ही सरल और सुलझी हुई लड़की थी, जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वहीं राहुल एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था, जो पढ़ाई में अव्वल रहता था। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। कॉलेज के दिनों में राहुल और सिया के बीच दोस्ती की ये डोर और मजबूत होती चली गई। हर दिन क्लास के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात एक दूसरे से कह नहीं पाए। समय बीतता गया और कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। सिया और राहुल दोनों ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में हमेशा एक अनकहा प्यार छिपा था। परीक्षाओं के बाद राहुल ने सोचा कि अब वो सिया से अपने दिल की बात कह देगा। एक दिन राहुल ने सिया को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। दोनों पार्क के एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने हिम्मत जुटाकर सिया से अपने दिल की बात कह दी। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ देर तक चुप्पी साधी रखी। फिर सिया ने राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे माता पिता की उम्मीदें हैं मुझसे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। राहुल को सिया की बात समझ में आई, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने सिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ सिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हम साथ हों या ना हो। सिया ने राहुल का हाथ थामते हुए कहा, शायद वक्त हमें फिर से मिलाएगा, लेकिन इस वक्त हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे समझ चुके थे कि उनका प्यार इस समय के लिए नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद सिया अपने परिवार के पास लौट गई और राहुल ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। सालों बीत गए। राहुल और सिया ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जीवित थीं। एक दिन लगभग 5 साल बाद राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। एक बड़े कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी मुलाकात सिया से फिर से हुई। सिया भी अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी और काफी सफल हो चुकी थी।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल और सिया ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों की बातें साझा की और सिया ने राहुल को बताया कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के बाद अब खुद के लिए जीना शुरू किया है। राहुल ने सिया की बातों को सुनकर कहा, सिया, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस दिन किया था, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं है। प्यार का असली मतलब एक दूसरे की खुशी में खुश होना है। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल से कहा, शायद हम उस वक्त साथ नहीं हो सके, लेकिन अब अगर हम चाहें तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। राहुल और सिया ने फिर से एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि प्यार केवल इंतजार और बलिदान का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का नाम होता है। दोनों ने एक साथ जिंदगी की नई शुरुआत की, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। इस कहानी का संदेश यही है कि प्यार हमेशा साथ होने का नाम नहीं होता। कभी कभी हमें अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है ताकि हम और हमारे प्रियजन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। प्यार का असली मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करना और उनके फैसलों को स्वीकार करना है। किसी छोटे से गांव में एक सीधा साधा नौजवान सुमित रहता था। वह अपने माता पिता के साथ ही रहता और अपनी छोटी सी खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाता था। सुमित बहुत मेहनती था। उसका स्वभाव शांत और सरल था और वह सबका आदर करता था। उसकी दिनचर्या बस अपने काम से घर और घर से काम तक ही सीमित थी। सुमित अपने गांव में ही खुश था, क्योंकि उसकी दुनिया बस इसी गांव में सिमटी हुई थी। वहीं दूसरी ओर आरती थी। आरती एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह शहर में पढ़ाई करती थी, लेकिन छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव आती थी। उसका परिवार बहुत संपन्न था और उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे, इसलिए आरती को किसी चीज की कमी नहीं थी। पहली बार सुमित ने उसे गांव के बयान से थी। मंदिर में देखा था, जहां वह अपने दादा दादी के साथ पूजा करने आई थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने सुमित के दिल को गहराई से छू लिया और वह उसे बस एक नजर में ही अपना दिल दे बैठा। उस दिन के बाद सुमित हर उस जगह जाने लगा जहां आरती के आने की उम्मीद होती। आरती भी कई बार उसे देखती, लेकिन पहले पहले उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वह गांव में ज्यादा समय बिताने लगी, वह सुमित को पहचानने लगी और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वह छोटी छोटी बातें करते, एक दूसरे के बारे में पूछते और यूं ही एक दूसरे की मुस्कान में खो जाते। सुमित ने पहली बार महसूस किया था कि उसकी जिंदगी में किसी की बहुत अहमियत है। उसे आरती का इंतजार रहने लगा। वह हमेशा इसी सोच का कि ड्रेनीटे सीखता आगे थी में रहता कि कब आरती से बात होगी, कब वह उसे देखेगा। उधर आरती भी सुमित के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी, पर उसे यह डर था कि उसका परिवार शायद इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी दोनों के दिलों में एक उम्मीद थी। दोनों ने अपने अपने भविष्य के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। वे सपने देखते कि कैसे दोनों शादी करेंगे, एक छोटा सा घर बनाएंगे और गाँव में अपनी सादा जिंदगी जिएंगे। जिएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। सुमित ने उस वादे को अपने दिल में बसा लिया और हर दिन आरती के लौटने का इंतजार करने लगा। उधर आरती शहर में चली गई और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन में भी सुमित का ख्याल हमेशा बना रहता। दोनों के बीच दूरियां तो आ गईं, पर प्यार और मजबूत हो गया। वे कभी कभी फोन पर बातें कर लेते थे, पर यह बातें बहुत ही सीमित और संक्षिप्त होती, क्योंकि आरती के घर वाले उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देते थे। लेकिन उनकी दिल की बातों को ये दूरियां खत्म नहीं कर पाईं। फिर एक दिन आरती के घर वालों को उसकी और सुमित की प्रेम कहानी का पता चल गया। उन्होंने आरती को सख्ती से समझाया कि वह इस रिश्ते को भूल जाए, क्योंकि उनका परिवार कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने आरती पर बहुत दबाव डाला
और यहाँ तक कि उसे धमकी दी कि अगर उसने सुमित से मिलना बंद नहीं किया तो वे उसे हमेशा के लिए गांव आने से रोक देंगे। आरती असमंजस में थी। वह एक ओर अपने परिवार की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहती थी, तो दूसरी ओर वह सुमित के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने कुछ समय तक चुपचाप घरवालों की बातें सुनी, पर उसका दिल सुमित की ओर ही खिंचा रहता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह सुमित से मिलकर सारी बातें साफ कर देगी। उसने सुमित को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजी और कहा कि वह उसे गांव के पास वाले बाग में मिले। सुमित ने आरती की बात मान ली और वह रात के अंधेरे में उस बाग में पहुंचा। दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताईं। माते सवा जाती ने किस्सा साता था आका थी। कहा कि वह अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर यह रिश्ता नहीं निभा सकती, पर वह उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। दोनों बहुत रोए और एक दूसरे के गले लग गए। उन्होंने सोचा कि शायद वक्त उनके रिश्ते को मंजूरी दे देगा और उन्होंने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनाए रखने का वादा किया। आरती फिर शहर लौट गई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उधर सुमित भी अपने काम में मशगूल हो गया, पर उसके दिल में हमेशा आरती के लौटने की उम्मीद थी। उसने आरती के वादे पर भरोसा किया और हर दिन उसका इंतजार करता। उसने अपनी जिंदगी के कई साल इसी इंतजार में गुजार दिए, लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि आरती की शादी तय हो गई है। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक बड़े व्यवसायी के बेटे से तय कर दी थी। सुमित का बर्थडे थे या तेरी थी। दिल टूट गया, पर उसने इस दर्द को सहन कर लिया। वह जानता था कि यह उसकी और आरती की अधूरी कहानी है जो कभी पूरी नहीं होगी। उसने आरती को अपनी दुआओं में याद किया और उसे हमेशा खुश रहने की कामना की। आरती की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ खुश रहने लगी, पर सुमित के दिल में उसकी यादें हमेशा ताज़ा रहीं। उसने अपने आप को अपने काम में डुबो दिया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने किसी से शादी नहीं की और अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश रहना सीखा। उसने आरती के बिना जीना सीख लिया, पर उसकी यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। सालों बाद जब आरती गांव लौटी तो उसने सुना कि सुमित अब भी अकेला है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है। यह जानकर उसका पैगाम दिल दुखी हो गया, पर वह समझ गई कि सुमित का प्यार सच्चा था और उसकी आत्मा से जुड़ा था। उसने उसके लिए दुआ की और अपने रास्ते पर चल दी। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। भले ही हालात और दूरियां उसे अलग कर दें, पर उसकी गहराई हमेशा दिल में बसी रहती है। प्यार में हमेशा त्याग, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। सच्चा प्यार वही है जो सामने वाले की खुशी को अपनी खुशी समझे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा गोपाल उसके साथ रहते थे। रामू रोज सुबह तड़के उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। इससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से उसके घर का गुजारा चलता। लेकिन यह पैसा भी मुश्किल से ही पर्याप्त होता था। कभी कभी तो परिवार को एक समय का भोजन ही मिल पाता। फिर भी रामू ने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था, लेकिन रामू को नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। रामू ने अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों को काटने में लग गया। यह कुल्हाड़ी उसे उसके पिता ने दी थी और यह उसके लिए केवल एक औजार नहीं थी, बल्कि एक विरासत थी। रामू उस कुल्हाड़ी के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। वह पेड़ों को काटते काटते थक गया और एक नदी के किनारे आकर आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी को किनारे पर रखकर पानी पीने के लिए झुका, उसकी कुल्हाड़ी अचानक से नदी में गिर गई। वह नदी बहुत गहरी और खतरनाक थी। रामू ने नदी में झांक कर देखा, परंतु पानी इतना गहरा और काला था कि उसे कुछ नजर नहीं आया।
रामू को अपनी कुल्हाड़ी खोने का बहुत दुख हुआ। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक नई कुल्हाड़ी खरीद सके और बिना कुल्हाड़ी के वह अपने परिवार का पेट कैसे पालता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अगर कुल्हाड़ी नहीं रही तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। रामू की यह सच्ची प्रार्थना सुनकर अचानक से नदी के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने रामू से कहा, हे रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे पता है कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुमने कभी अपने सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं हुए। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। यह कहकर देवता नदी में फिर से गोता लगा कर गए। कुछ देर बाद वे सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। वह बेहद सुंदर और मूल्यवान थी, लेकिन रामू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता रामू की ईमानदारी देखकर मुस्कुराए और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से मना कर दिया, नहीं देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने रामू की ईमानदारी की परीक्षा पूरी कर ली थी। उन्होंने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी खुशी कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी भेंट कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यह उपहार दिलाया है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का यह फल है। रामू बहुत खुश होकर घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गई। अब रामू के पास 3 कुल्हाड़ियां थीं, एक सोने की, एक चांदी की और एक उसकी पुरानी लोहे की। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर जो पैसा मिला, उससे उसने अपने घर की स्थिति सुधार ली। अब वह पहले की तरह गरीबी में नहीं जी रहा था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। फिर भी रामू ने कभी अपनी ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ी। उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। गांव के लोग रामू की इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। रामू गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके पास जो भी आता वह उसे सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाता। उसने कभी भी अपने धन का दिखावा नहीं किया, बल्कि उसने गांव के गरीबों की मदद की और उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। लोग उसकी बातें सुनते और उसकी तरह बनने की कोशिश करते। इस घटना के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने बेटे गोपाल को भी यही सिखाया कि जीवन में सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। गोपाल भी अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती बना और उसने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गांव में नाम कमाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सही समय पर सच्चाई की जीत होती है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है और यही वह मूल्य है जो हमें जीवन में सफल बनाता है। गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और उनकी 2 बेटियां थीं। परिवार साधारण था, परंतु उनकी जिंदगी में एक अद्भुत प्रेम और समर्पण था। उनकी बड़ी बेटी साक्षी हमेशा से पढ़ाई में होशियार थी और छोटी बेटी सीमा थोड़ी शरारती और स्वभाव से जिज्ञासु थी। दोनों बहनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। एक दिन की बात है,
जब साक्षी को अपने कॉलेज से एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ रहा था। सीमा ने भी अपनी जिद से कहा कि वो भी साक्षी के साथ शहर घूमने जाएगी। माता पिता ने थोड़ी चिंता के साथ अनुमति दी, क्योंकि सीमा बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि साक्षी की देखरेख में सीमा सुरक्षित रहेगी। दोनों बहनें शहर पहुंची और साक्षी ने अपना काम शुरू किया। सीमा अपने स्वभाव के अनुसार आसपास के वातावरण को देखने और समझने में व्यस्त हो गई। दिन बीतता गया और साक्षी अपने काम में उलझी रही। जब शाम का समय हुआ तो सीमा ने शहर में घूमने की इच्छा जताई। साक्षी ने सोचा कि काम खत्म होने के बाद वे दोनों साथ में शहर घूम सकती हैं, इसलिए उसने सीमा से थोड़ा धैर्य रखने को कहा। लेकिन सीमा, जो अपनी स्वाभाविक उत्सुकता में शहर देखने की लालसा में थी, साक्षी के मना करने पर चुपचाप कमरे से निकल गई। वो पहली बार इतनी बड़ी जगह में अकेली थी, पर उसकी जिज्ञासा उसे शहर के भीड़-भाड़ में खींच ले गई। धीरे धीरे सीमा शहर की तंग गलियों में खो गई। इधर साक्षी जब अपने प्रोजेक्ट से फ्री हुई तो उसने देखा कि सीमा कमरे में नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि सीमा आसपास ही होगी, पर जब उसने काफी देर तक उसे नहीं देखा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने हर जगह खोजा, लेकिन सीमा का कोई पता नहीं चला। शहर बड़ा था, गलियां अनजान थीं और सीमा बहुत छोटी थी। साक्षी ने डर के मारे पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जांच शुरू की, परंतु समय बीतता जा रहा था और सीमा का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच सीमा अनजाने में एक अनजान गली में भटकते हुए एक बूढ़े आदमी से मिली। वो आदमी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने सीमा से बात की और समझा कि वो खो गई है। वो आदमी सीमा को अपने घर ले गया और उसे खाना खिलाया। उधर साक्षी और उसके माता पिता पूरी तरह से चिंतित थे। दिन बीतते गए, लेकिन सीमा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने अपनी खोजबीन जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीदें टूटने लगीं। सीमा उस बूढ़े आदमी के साथ रहते रहते उससे बहुत घुल मिल गई थी। वो आदमी उसे अपने पोते की तरह मानने लगा था। सीमा भी उसे दादा कहने लगी थी। बूढ़ा आदमी गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसने सीमा को अपने पास रखा और हर दिन उसकी खोज के लिए पुलिस स्टेशन जाता, लेकिन पुलिस ने सीमा की तस्वीर पहचानने में कभी ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन उस बूढ़े आदमी ने सीमा को एक मेला दिखाने ले जाने का सोचा। मेला बहुत बड़ा था और वहां हजारों लोग थे। इत्तेफाक से साक्षी भी अपने माता पिता के साथ उसी मेले में आई हुई थी। जब साक्षी ने अचानक सीमा को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर सीमा के पास गई और उसे गले से लगा लिया। सीमा भी अपनी बहन को देखकर भावुक हो गई। बूढ़े आदमी ने साक्षी को बताया कि कैसे उसने सीमा का ध्यान रखा था। साक्षी और उसके माता पिता ने बूढ़े आदमी का आभार व्यक्त किया और उसे धन दिया, लेकिन उसने धन लेने से मना कर दिया। उसने कहा, पैसे की नहीं, प्रेम और मानवता की जरूरत होती है। यही सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी और अनजान क्यों न हो, इंसानियत और प्रेम ही वो ताकतें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। यह कहानी उन सच्चाइयों पर आधारित है जो हमारे समाज में अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसने अपने जीवन में तमाम संघर्ष किए, लेकिन किस्मत ने उसे बार बार निराश किया। यह कहानी राघव की है, जिसने गरीबी, तकलीफें और असहनीय चुनौतियों के बावजूद अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों और सपनों की बलि दे दी। ये केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो साधनों की कमी और हालात के जाल में फंसकर अपने सपनों को हमेशा के लिए खो देता है। कहानी के अंत में हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वास्तव में यह दुनिया उन लोगों की कद्र करती है जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। यह एक ऐसी दुखद गाथा है जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपके मन में यह सवाल छोड़ जाएगी कि क्या हम ऐसे लोगों के संघर्ष को समझते हैं। कहानी। राघव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था,
जहां जीवन की सुविधाएं तो दूर की बात थी, साधारण जरूरतों को पूरा करना भी एक संघर्ष था। उसके पिता मोहन एक मामूली किसान थे, जिनके पास अपने खुद के खेत नहीं थे। वह दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। राघव का परिवार, जिसमें उसकी माँ सुमन और उसकी छोटी बहन सीमा भी थी, हमेशा गरीबी की चादर में लिपटा रहता था। उनके पास न तो अच्छी खाने की व्यवस्था थी और न ही रहने के लिए एक मजबूत छत। उनका घर मिट्टी और फूस से बना था, जो हर बरसात में टपकने लगता था। लेकिन इन सब के बावजूद राघव के मन में बड़े सपने थे। वह अपनी किताबों में डूबा रहता और हमेशा यही सोचता कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। राघव पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने गांव के छोटे से सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की, जहां न तो सही शिक्षक थे और न ही पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री। फिर भी राघव ने कभी हार नहीं मानी। वह पुराने और फटे पुराने किताबों से पढ़ाई करता और जो भी सवाल समझ में नहीं आते उन्हें खुद हल करने की कोशिश करता। उसके पास ट्यूशन या कोई खास साधन नहीं था, लेकिन उसके मन में जो जुनून था वह उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और मेहनत को देखकर प्रभावित होते थे और उन्होंने उसे यह सलाह दी कि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाए। लेकिन राघव जानता था कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसे शहर भेज सके। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद राघव ने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच गईं। वह जानता था कि वह अपने बेटे के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। उसने राघव को समझाया कि वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन जिए और यहीं गांव में रहकर खेती का काम सीखे। राघव के लिए यह सुनना बहुत ही दुखदाई था। वह एक अच्छे भविष्य का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं। राघव ने अपने मन में ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह अपने परिवार की मदद करेगा और फिर से पढ़ाई शुरू करेगा। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। खेती का काम बहुत मुश्किल होता था और इसके बदले जो पैसे मिलते थे वे बहुत ही कम होते थे, लेकिन राघव ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और रात में जब सब सो जाते तब वह किताबें लेकर बैठ जाता। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन वह जो कुछ भी पढ़ सकता था उसे पढ़ने की कोशिश करता। उसकी माँ सुमन अक्सर उससे कहती कि इतनी मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राघव के मन में यह विश्वास था कि एक दिन उसका समय जरूर आएगा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में सूखा पड़ा। सूखे ने पूरे गांव की हालत खराब कर दी। राघव के परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। उसके पिता की उम्र ढलती जा रही थी और अब वह खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं कर पा रहे थे। राघव का कंधा ही अब पूरे परिवार का सहारा बन गया था। एक दिन उसकी माँ सुमन अचानक बीमार पड़ गई। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे और गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था जो उनकी सही तरह से देखभाल कर सके। राघव बहुत परेशान था। उसने सोचा कि अगर वह शहर जाकर काम करेगा तो वह अपनी माँ का इलाज करवा सकेगा और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकेगा। राघव ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में आकर उसने बहुत मुश्किल से एक फैक्ट्री में काम पाया। वह दिन रात काम करता, लेकिन उसे जो पैसे मिलते वे इतने कम होते कि वह मुश्किल से खुद का खर्चा चला पाता। फिर भी उसने अपने परिवार के लिए पैसे बचाने शुरू किए। वह हर रोज अपने घर के बारे में सोचता, अपनी माँ की सेहत के बारे में चिंता करता और यह उम्मीद करता कि एक दिन वह अपने परिवार को इस हालात से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें राघव बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। फैक्ट्री के मालिक ने उसकी कोई मदद नहीं की और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। राघव को अब समझ आ गया था कि वह इस दुनिया को छोड़ने वाला है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने परिवार का। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने परिवार से मिल सके,
लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। आखिरकार कुछ दिनों बाद राघव की मृत्यु हो गई। उसके गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की दुनिया ही खत्म हो गई थी। उनका बेटा, जिसने अपने परिवार के लिए अपनी सारी खुशियां और सपने कुर्बान कर दिए थे, अब इस दुनिया में नहीं था। राघव की मृत्यु ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया और हर कोई उसकी मेहनत, संघर्ष और बलिदान की तारीफ करता रहा। लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। मोरल आउटरो राघव की इस दुखद कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। राघव ने अपने परिवार की खातिर अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसका संघर्ष और बलिदान उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को अपने आसपास के उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपनी तकलीफों को सहते हुए संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि शायद हमारी छोटी सी मदद उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जीवन अनमोल है और हर व्यक्ति को अपने सपनों को जीने का अधिकार है। इसलिए हमें अपने समाज में ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे किसी और राघव की कहानी